Welcome back to Plus One tutorial, Chapter 1, Some Basic Concepts of Chemistry. Today we will discuss about accuracy and precision. So, firstly we will discuss about accuracy. Accuracy का मतलब error कम से कम हो. Clear? Error क्या हो? Less amount में हो. अब देखिए हमें कैसे पता लगेगा कौन सा मेथड हमारे पास मोर एक्यूरेट है, कौन सा लेस एक्यूरेट है. इसमें क्या होता है, हमारे पास ट्रू वैल्यू पता होती है. जैसे कि मान लो हमारे पास क्लोराइड है, क्लोराइड की ट्रू वैल्यू हमें गिवन है 20.30% एंड मान लो हमने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, मेथड ए से हमारे पास वैल्यू आई 20.60%, मेथड बी से वैल्यू आई हमारे पास 20.46%. अब हमें कैसे पता चलेगा मेथड ए ज़्यादा एक्यूरेट है या मेथड बी? हमें क्या लेना है, इसमें डिफरेंस लेना है ट्रू वैल्यू का और ये वाली मीन वैल्यूज का. क्लियर? कैसे देखेंगे? डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड मीन वैल्यूज. क्लियर? फर्स्ट देखो मेथड ए की एक्यूरेंसी देखते हैं, चेक करते हैं. मेथड ए कितनी है इसकी? 20.60 माइनस ट्रू वैल्यू 20.30, कितना आ गया हमारे पास? 0.30%. अब हम मेथड बी की देखते हैं, चेक करते हैं. मेथड बी की वैल्यू कितनी है? 20.46% माइनस ट्रू वैल्यू 20.30%, कितना आ गया डिफरेंस? 0.16%. बी की इतनी आ गई 0.16. ए मेथड से कितनी है? 0.30. इट मीन्स इसकी वैल्यू ज्यादा आई, इसकी कम आई. वैल्यू एरर की जितनी कम होगी उतनी एक्यूरेंसी क्या होगी? हमारी ज्यादा होगी. क्लियर? इट मीन्स मैथड मोर एक्यूरेट. क्लियर? अब इसमें तो हमें ट्रू वैल्यू पता थी, तो हमने इजीली एक्यूरेंसी क्या कर ली बेटा? फाइंड कर ली. अगर हमारे पास ट्रू वैल्यू गिवन नहीं है तो हम उसकी एक्यूरेट वैल्यू कैसे पता लगाएंगे भी उसमें कितनी कम एरर है या कितनी ज्यादा? तो उसके लिए कौन सा मेथड हम यूज करते हैं? प्रिसीजन. क्लियर? अब इसे एक्सप्लेन करेंगे. Precision is expressed as difference between measured value and arithmetic mean value of a series of measurement. मान लीजिए हमने क्या किया, वैल्यूज ले ली, जैसे 20.50, 20.48, 20.52, 20.50. ये नंबर ऑफ वैल्यूज हमने क्या की? एक्सपेरिमेंटली मेजर की. क्लियर? जब हमने ये मेजर की, इसका क्या ले लिया हमने? अर्थमेटिक मीन निकाल लिया. मीन हमारे पास कितना आया? 20.50. तो जो हमारे पास अर्थमेटिक मीन आया उसका हम इस वैल्यू से क्या देखेंगे? डिफरेंस देखेंगे कितना आ रहा है. ऑलमोस्ट कितना आ रहा है इनका डिफरेंस? 0.02. इट मीन्स ये क्या आ गई इसमें? प्रिसीजन. क्लियर? अब हमें ट्रू वैल्यू का कुछ पता नहीं था, तो हमने क्या ले ली? एक्सपेरिमेंटली नंबर ऑफ वैल्यूज ले ली. इसका क्या निकाल लिया हमने? मीन निकाल लिया. मीन निकाल के उस वैल्यूज में डिफरेंस देख लिया कितना है, कितनी प्रिसीजन है, कितनी है? 0.02. क्लियर?
इसे हम प्लस माइनस के साइन से रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि जैसे 48 है 50 से कम है माइनस, 52 है प्लस प्लस। इट मीन्स प्लस में भी माइनस में भी दोनों में हो सकती है। क्लियर। एक और हम एग्जांपल लेते हैं। मान लो एक और स्टूडेंट आ गया, उसने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, तो उसकी वैल्यूज मान लो आई हमारे पास 20.20, 20.25, 20.15, 20.20। अब इसका क्या लेंगे हम, मीन लेंगे, ये वाला। क्लियर। इसका मीन कितना आएगा हमारे पास 20.20। अब इस मीन का, अर्थमेटिक मीन का इन वैल्यू से डिफरेंस देखो कितना आएगा, कितना आ रहा है 0.05। इसको इससे कंपैरिजन करो 0, इससे कंपैरिजन करो +5, इससे कंपैरिजन करो -5, ये सेम। इट मीन्स प्लस माइनस अप्रोक्सीमेटली कितना आ रहा है 0.05। अब देखो इसमें किसमें प्रिसीजन ज्यादा है, यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है 0.02, ये स्टूडेंट का आ रहा है हमारा 0.05, ये वैल्यू कम है। इट मीन्स इसमें प्रिसीजन क्या है, ज्यादा। नेक्स्ट इज एक्सपोनेंशियल नंबर्स एंड साइंटिफिक नोटेशन। मान लीजिए हमें इतना बड़ा नंबर दे रखा है, अब इसको, इसकी वैल्यूज वगैरह फाइंड करनी है, मान लो न्यूमेरिकल्स में इसे यूज करना है, तो इसे राइट करना क्या हो जाएगा हमारे पास, बहुत डिफिकल्ट है। तो साइंटिफिक नोटेशन से, एक्सपोनेंशियल नंबर से हम इसे इजिली क्या कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं। एक्सपोनेंशियल नंबर्स में कैसे, n इंटू 10⁻⁴ n। n क्या है हमारे पास, एक्सपोनेंट टर्म, जो क्या हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। क्लियर। एंड ये वाला नंबर क्या है, सिंगल नॉन जीरो डिजिट। किस में लाई करेगा, 1 to 10 में लाई करेगा, जिसे क्या बोलते हैं हम, और क्या बोलते हैं, डिजिट टर्म, डिजिट टर्म। तो इसे हम n इंटू 10⁻n की फॉर्म में क्या करेंगे, चेंज करेंगे। कैसे करेंगे, अब देखो इसमें डिजिट काउंट कर लो कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 की 3 टर्म्स हैं। क्लियर। 8 3 24 होगी टोटल। क्लियर। इसे हम इजिली कैसे लिखेंगे, मान लो हमने लेफ्ट साइड से काउंट करके 6.022 की फॉर्म में लिखना है, एंड इसके साथ जितने डिजिट है वो उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 10 की पावर से। अब कितने हम लेफ्ट साइड को मूव कर रहे हैं, काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 तक मूव करे हमने, तो यहाँ पे पावर क्या आ जाएगी, 23। एक और बात, अगर हम लेफ्ट साइड को मूव करते हैं तो यहाँ पे साइन क्या आएगा, प्लस का आएगा। यहाँ पे राइट कर देती हूँ, अगर लेफ्ट साइड को मूव करते हैं तो पावर पे साइन क्या आएगा, प्लस का। अगर राइट साइड को मूव करेंगे तो हमारे पास साइन क्या आएगा, माइनस का। एग्जाम्पल लेके समझाती हूँ एक और। देखिए, मान लीजिए फर्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास वैल्यू है 0.00014872। सिंपल फॉर्म में लिखना है। पॉइंट अब कहां से मूव करेंगे, 1 2 3 4 5 यहां तक मूव करेंगे, क्योंकि हमने क्या बनाना है, सिंगल नॉन जीरो नंबर लेके आना है। नॉन जीरो नंबर यहां तक आएगा, क्या लिखेंगे, 1.4872 इंटू 10⁻⁴ आ जाएगी। हम मूव किस साइड में कर रहे हैं, राइट साइड में। राइट साइड में कौन सा साइन आता है,
माइनस का माइनस लगा लो। पहले कितने डिजिट मूव करें, 1 2 3 4, 4 डिजिट मूव करें तो क्या आ जाएगा, -4। क्लियर बेटा। एक और एग्जांपल देख लो। मान लो हमारे पास है 0.000078, जितनी मर्जी जीरोस ले लो, मैंने यहाँ पे 8 जीरोस ले ली। क्लियर। उसके बाद डिजिट है हमारे पास 1 2 3 4। क्लियर। 8 जीरोस होगी। अब इसे नॉन जीरो में लिखना है, इट मीन्स 1.234 राइट कर देंगे। क्लियर। डिजिट कितने हो गए, 8 तो जीरोस होगी, 1 ये वाला मूव किया, इट मीन्स 10⁻⁹। अब प्लस आएगी जब माइनस, राइट साइड को मूव कर रहे हैं तो हमारे पास क्या आएगी, माइनस। क्लियर। अगर लेफ्ट को जाएंगे तो प्लस आएगी, राइट साइड को मूव करेंगे तो क्या आएगी, माइनस। क्लियर। ऐसे हम इसे एक्सपोनेंशियल टर्म में, मीन्स साइंटिफिक नोटेशन, यू कैन से एनीथिंग। ओके, इसमें क्या कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, ताकि जो हमें न्यूमेरिकल्स वगैरह सॉल्व करने के लिए क्या हो जाए, इजी हो जाए। तो इन्होंने क्या बनाई, साइंटिफिक नोटेशन। क्लियर। नेक्स्ट इज सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर के कुछ रूल्स हैं। फर्स्ट रूल, अगर सभी नॉन जीरो हैं तो उसमें उतनी क्या होंगी, सिग्निफिकेंट फिगर्स। इसमें कितनी है, 1 2 3 4। अगर हमारे पास जीरो किसी भी नॉन जीरो के सेंटर में है तो उसे हम सिग्निफिकेंट में क्या करेंगे, काउंट करेंगे। इसमें कितनी होगी हमारे पास, 3। क्लियर। अगर इन दोनों में देखिए, ध्यान से समझिएगा, अगर हमारे पास 0 पॉइंट से पहले है, मीन्स जो हमारे पास नॉन जीरोज है उससे पहले जीरो है, उसे हम सिग्निफिकेंट में काउंट नहीं करेंगे। इट मीन्स इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हो गए हमारे पास, 3। क्लियर। इसकी और एक एग्जांपल लेके समझाती हूँ। मान लो हमारे पास क्या है, 0.052 है। क्लियर। अब नॉन जीरो से पहले 3 जीरोस है, इसे हम सिग्निफिकेंट में नहीं काउंट करेंगे। हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी है, ओनली 2। क्लियर। ये हमारे पास रूल्स हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स फाइंड करने के। क्लियर। लास्ट इज, अगर हमारे पास स्टार्टिंग में थी तो हम उसे जीरो को काउंट नहीं करते थे। अगर हमारे पास नॉन जीरो के बाद है जीरो तो उसे हम सिग्निफिकेंट में क्या करेंगे, काउंट करेंगे। इट मीन्स यहाँ पे हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी होगी, 3। क्लियर। एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लो 0.0043000 है। इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कौन सी कितनी होगी, ये इसको तो हम काउंट नहीं करेंगे, ये वाली होगी ओनली, मीन्स कितनी होगी हमारे पास, 5। क्लियर बेटा। नेक्स्ट देखिए, रूल्स ऑफ राउंडिंग ऑफ। ये हमें एग्जांपल्स तो क्लियर है, आपने पहले भी किया है। अगर मान लो लास्ट वाला डिजिट 5 से लेस है तो उससे पहले वाला डिजिट वैसे ही रह जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा, मीन्स 8.31। इसमें 6 5 से ग्रेटर है तो इसका क्या आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पे एक नंबर क्या हो जाएगा, +1, 8.32 आ जाएगा। क्लियर। अब उसके बाद देखिए, अगर हमारे पास यहाँ पे 5 हो, क्लियर, क्या है हमारे पास, दोनों में 5 है, तो हम इसे कैसे राउंड ऑफ करेंगे, इसको ध्यान से देखिए। अगर 5 से पहले वाला नंबर हमारे पास क्या है, ऑड नंबर है, तो ये वाला डिजिट क्या हो जाएगा हमारे पास, 1 प्लस हो जाएगा। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8.32। क्लियर, बात समझ में आ गई। अगर 5 से पहले वाला डिजिट क्या है, ऑड है, तो यहाँ पे 1 प्लस होगा। अगर यहाँ पे इवन है तो हमारे पास 1 प्लस नहीं करेंगे। क्लियर बेटा। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास,
3 2 एज इट इज ही रह जाएगी। क्लियर? अगर क्या है हमारे पास इवन नंबर है। क्लियर? नेक्स्ट इज लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। इसमें सबसे फर्स्ट लॉ है हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। मीन्स जितना हमारे पास मास रिएक्टेंट में है उतना ही हमारे पास मास किस में होगा? प्रोडक्ट में होगा। क्लियर? कंजर्व का मतलब सेम रहता है। क्लियर? जितना रिएक्टेंट के पास है उतना ही किस में मिलेगा? हमारे पास रिजल्ट में, प्रोडक्ट में मिलेगा। क्लियर? It means during any physical or chemical change, the total mass of a product is equal to total mass of a reactant. Means matter can neither be created nor be destroyed during any physical or chemical change. Clear? एग्जाम्पल लेते हैं हम। जैसे हमारे पास सिल्वर नाइट्रेट है, NO3 प्लस NaCl है, सोडियम क्लोराइड, रिएक्ट करके हमारे पास क्या बना रहा है? सिल्वर क्लोराइड प्लस सोडियम नाइट्रेट। जो हमारे पास रिएक्टेंट में थे वही हमारे पास किस में है? प्रोडक्ट में है। रिएक्शन क्या है? हमारे पास बैलेंस है। इट मीन्स ना ही कुछ न्यू क्रिएट हुआ है ना ही कुछ इसका मास डिस्ट्रॉय हुआ है। दैट इज द फर्स्ट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। नेक्स्ट इज लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन और डेफिनेट प्रोपोर्शन। डेफिनेशन देखिए पहले। दिस लॉ स्टेट्स दैट अ प्योर केमिकल कंपाउंड कंटेन सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स कंबाइंड टुगेदर इन अ सेम डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय वेट। देखिए जैसे हमारे पास एग्जांपल है H2O। H2O में हाइड्रोजन कंबाइन करता है किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ। क्या फॉर्म हुआ हमारे पास? H2O। क्लियर? इसे बैलेंस कर लेते हैं। अब इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की हम प्रोपोर्शन देखें, प्रोपोर्शन मीन्स रेशो देखें, तो किस में कंबाइन करेगा? 1:8 में। ये कौन सी है? इसकी मास रेशो। मास रेशियो है। अब हमारे पास वाटर के चाहे 10 मॉलिक्यूल्स हो चाहे हमारे पास 20 हो, उसमें जो इसकी प्रोपोर्शन है हमेशा ऑलवेज कितनी रहेगी? 1:8 ही रहेगी। क्लियर? बात समझ में आ गई बेटा? क्या है हमारे पास? डेफिनेशन प्रोपोर्शन का मतलब जब भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन करेंगे वाटर की फॉर्मेशन के लिए तो हमेशा इसकी रेशो कितनी रहेगी? हमारे पास 1:8। क्लियर? कार्बन डाइऑक्साइड की भी आप एग्जांपल ले सकते हो। जब कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन होती है तो कार्बन प्लस ऑक्सीजन की रेशो कितनी होती है? 1:3:8। इस लॉ के लिमिटेशन देखिए। लिमिटेशंस ऑफ लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। देखिए सबसे पहले लिमिटेशन क्या है? मान लो हमारे पास आइसोटोप्स हैं। आइसोटोप्स हैं जैसे कार्बन के कार्बन 12, कार्बन 14। कार्बन अब ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होके क्या बनाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म करेगा। क्लियर? अब हमें हो सकता है हमारे पास 12 आइसोटोप प्रेजेंट हो सकता है 14 प्रेजेंट हो, तो उस केस में इसकी जो मास रेशो है वो क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। तो ये वाला लॉ वहां पे क्या हो जाएगा हमारे पास? फेल। क्लियर? मीन्स आइसोटोप के केस में ये लॉ क्या हो जाता है? फेल हो जाता है, क्योंकि वहां पे हमारी जो इसकी कंबाइनिंग की मास रेशियो है वो क्या हो जाती है? हमारे पास चेंज। देखिए कैसे। मान लो हमारे पास पहले C12 है। क्लियर? C12 के लिए इसकी मास रेशियो कितनी है? इसका मास 12, इसका कितना हो गया हमारे पास? 32। 4 के टेबल पे जाएगा, ये कितना आ जाएगा?
3:8। क्लियर। अगर हम इसमें C14 ले रहे हैं, C14 ले लिया हमने। क्लियर। इस केस में क्या होगा, इसकी मास रेशियो भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। यहाँ पे 14, यहाँ पे 32। अब इसको 2 के टेबल से कट करेंगे, कितना आ जाएगा, 7:16। अब इसकी मास रेशियो में क्या आ गया, आइसोटोप के कारण डिफरेंस। तो यहाँ पे ये लॉ क्या हो गया, फेल। क्लियर। सेकेंड, नेक्स्ट इज, मान लो इसमें हमारी रेशियो क्या है, सेम ले रहे हैं हम, रेशियो सेम ले रही है, हमारे पास जो कंपाउंड्स फॉर्मेशन हो रही है वो डिफरेंट हो रही है। यहाँ पे मान लो एक तो हमारे पास अल्कोहल बन रहा है, दूसरी साइड हमारे पास क्या बन रहा है, ईथर। बट इसकी अगर हम रेशियो देखें वो हमारे पास क्या आएगी, सेम। कार्बन 24, हाइड्रोजन 5+1 6 एंड ऑक्सीजन 16। इसमें भी कार्बन 2 है 24 एंड हाइड्रोजन 6 है 6, ऑक्सीजन 16। मीन्स कितनी रेशियो आ गई, 3। क्लियर। 12:3:8। इट मीन्स यहाँ पे भी ये लॉ क्या हो गया हमारे पास, लॉ ऑफ अ कांस्टेंट प्रोपोर्शन क्या हो गया, फेल। क्लियर। मीन्स द एलिमेंट्स may combine in a same ratio but the compound formed may be different. So inverse of a law is not correct. Clear?